मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक खतरनाक मिशन पर अपने साथियों के साथ मिलकर गोरखपुर के खुफिया हवाई अड्डे को तबाह कर चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दूसरे रोज सुबह नाश्ते के बाद मैंने हबीब और कैसर को अपने कमरे में बुलाया। मैंने हबीब और कैसर को कामयाबी से मिशन मुकम्मल करने और जिंदा बच निकलने पर बहुत मुबारकबाद दी। मेरे साथियों ने भी बढ़ बढ़कर उन्हें गले लगाया। आरिफ और नजीर भी हमारे कमरे में आ चुके थे। मैंने हबीब और कैसर को कहा कि अब वो तफसीलन बताएं कि टैंकर के नीचे लेटने के बाद वापसी तक उन पर क्या बीती और किस तरह वो वापस लौटने में कामयाब हुए। चूंकि मिशन का ये इंतहाई खतरनाक हिस्सा उन्होंने सर अंजाम दिया, लिहाजा मैं उन दोनों की जबानी बयान करदा हालात को अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। हालात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए दिल्ली में हमारी अदम मौजूदगी के दरमियान पेश आने वाले वाकयात बयान करना मैं जरूरी समझता हूँ। पाकिस्तान से हमारी डाक का सिलसिला तो मेरी दरखास्त पर मुनक़ता हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान से ट्रांसमीटर पर एक रोज के वक्फे से दिल्ली में हमारे दो साथियों से हमारी वापसी का पूछा जाता रहा। इस मिशन के मुतालिक मैंने ना तो अपने सीनियर्स को कुछ बताया था और ना ही उनसे इजाजत ली थी। उन्हें तो ये भी इल्म न था कि हम किस मिशन के लिए कहाँ गए हैं। पाकिस्तान से मेरे साथियों को हिदायत की गई थी कि वो मुकर्रर वक्त पर सिर्फ पाकिस्तान से आमदा पैगाम वसूल करें और खुद कोई पैगाम ट्रांसमिट न करें। उन्हें यह हिदायत भी की गई थी कि दिल्ली वापसी पर मैं पाकिस्तान से आने वाले ट्रांसमिट पैगाम को अपनी मौजूदगी में वसूल करूं, क्योंकि कोई बहुत जरूरी और अहम हिदायत मुझे देनी थी। हबीब और कैसर से जब मैंने मिशन के दौरान पेश आने वाले वाकयात पूछे तो वहाँ मौजूद हम सब हमतन गोश थे। हबीब ने बात शुरू की। उसने कहा कि गेट पर टैंकर के रुकते ही कैसर और मैं निहायत आसानी से टैंकर के नीचे पहुंच गए। कैसर ने तो टैंकर के नीचे लगी स्टील प्लेट में सुराख ढूंढकर उनमें रॉड फंसाकर अपने बेल्ट्स फिट कर लिए। मुझे सुराख ढूंढने में दिक्कत पेश आ रही थी। कैसर ने मेरी मदद की और मौजू सुराखों में मेरे रॉड डालकर मेरी बेल्ट्स उनमें फिट कर दी। हम दोनों को बेल्ट्स पर लेटे बमुश्किल चंद सेकंड ही गुजरे थे कि फाटक खुलने की आवाज आई और टैंकर चल पड़ा। ऑयल टैंक के करीब जाकर टैंकर रुक गया। अंदाजे के मुताबिक वहां टैंकर पर पेट्रोल लोड करने में तकरीबन आध घंटा लगना था। 2-4 मिनट इसी सूरत में गुजारने के बाद जब हमने देखा कि हमारी इस हालत में मौजूदगी को किसी ने नोट नहीं किया और टैंकर में पेट्रोल भरने की आवाज सुनाई दी तो हमने बेल्ट्स पर लेटे लेटे अपने ओवरऑल पहन लिए। हम दोनों ने 2 बम निकालकर बैंडेज टेप के साथ निहायत मजबूती से टैंकर की प्लेट्स के साथ चिस्पा कर दिए और बैंडेज टेप से बमों को 4-4 मुख्तलिफ जगहों पर लगाकर उन्हें इतना महफूज कर दिया कि सफर के दौरान सड़क पर झटकों की वजह से बम गिर न जाएं। हमें अब सिर्फ बमों की टाइमिंग सेट करनी थी जो हम मंजिल पर पहुंचकर ही कर सकते थे। सेफ्टी बेल्ट्स ने हमें झटकों से गिरने से बचा लिया। हमारे थैलों में अब एक बम, पिस्टल, गोलियां और खंजर थे। थैले हमने सीनों पर बांध रखे थे। पेट्रोल लोड करके टैंकर अपने सफर पर रवाना हो गया। पहली चेक पोस्ट रवानगी के पौन घंटे के बाद आई। वहां से क्लियरेंस के बाद टैंकर आगे चल पड़ा। दूसरी चेक पोस्ट तकरीबन 20 मिनट के बाद आई। हमें सारे सफर के दौरान सिर्फ सड़क और इमारत की 5-6 फुट बुलंदी तक ही देख सकते थे। दूसरी चेक पोस्ट से क्लियरेंस के तकरीबन 10 मिनट के सफर के बाद टैंकर बाएं जानिब मुड़ा। अब हमारे एक तरफ पहाड़ और दूसरी जानिब खड्ड थे। सड़क के दोनों जानिब खारदार तार की बहुत घनी बाड़ लगी हुई थी। टैंकर ने उस सड़क पर अपनी रफ्तार कम कर दी क्योंकि सामने से भी जीपें और ट्रक आ रहे थे। सड़क पहाड़ी के साथ साथ उसकी गोलाई के साथ ही घूम रही थी। हमें ऐसा महसूस होने लगा कि सड़क अब ढलवान में जा रही थी। कुछ ही देर बाद हमारे एक जानिब पहाड़ी और दूसरी जानिब हमवार जमीन आ गई। इस हमवार जमीन पर बना हुआ रनवे साफ दिखाई दे रहा था जो पहाड़ी में जाकर गुम हो जाता था। रनवे आने से पहले ही टैंकर एक सुरंग में दाखिल हुआ और तकरीबन 100 मीटर जाकर रुक गया। हमने बमों पर 20 मिनट का टाइम सेट किया। इन बमों में ज्यादा से ज्यादा 49 मिनट पर फटने का वक्त सेट किया जा सकता था। इतनी देर में टैंकर से पेट्रोल सुरंग में बने टैंक्स में मुंतकिल किया जाने लगा। सुरंग में बिजली से रोशनी की गई थी जो बाहर की रोशनी से बहुत कम थी। हम निहायत आहिस्तगी और
बगैर कोई आवाज पैदा किए टैंकों की दूसरी जानिब से टैंकर से बाहर निकले। हमने देखा कि ये सुरंग आगे जाकर पहाड़ में खुदे हुए एक बहुत बड़े हॉल में खत्म हो जाती थी। हमारे ओवरऑल पहने होने की वजह से हम पर किसी ने शक नहीं किया और हम उस हॉल तक पहुंच गए। वो हॉल इतना बड़ा था कि उसमें जहाजों के कई हैंगर समा जाएं। उस हॉल में 2-3 मुख्तलिफ इक़साम के दर्जनों जंगी जहाज खड़े थे और इन जहाजों की पार्किंग में बिजली की बहुत ज्यादा रोशनी ने दिन के उजाले का समा पैदा कर रखा था। वहां पर दर्जनों टेक्नीशियन हमारे जैसे ओवरऑल पहने जहाजों की मुरम्मत और देखभाल कर रहे थे। मैंने अपने दूसरे बम में अब से 15 मिनट बाद का टाइम सेट किया और जहाजों की तरफ चल पड़ा। जब मैं हॉल के तकरीबन निस्फ तक पहुंचा तो मुझे सुरंग का वो थाना दिखाई दिया जिसमें मैदानी रनवे दाखिल होता था। सुरंग में तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा रनवे बना हुआ था। इसी पॉइंट से हैंगर में खड़े जहाज टेक ऑफ के लिए स्टार्ट होते थे और सुरंग से निकलने तक उनकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती होगी कि मैदानी रनवे का कुछ हिस्सा ही तय करके वो महवे परवाज हो जाते होंगे। मैं जहाजों की तरफ ये सोच कर बढ़ा था कि किसी भी जहाज की कॉकपिट में मौका देखकर बम फेंक दूंगा और ये मौका मुझे बहुत जल्द मिल गया। मैं बम एक जहाज में फेंक कर कैसर की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो उस पार्किंग में 7-8 हिस्सों में मुनक़सिम सीमेंट के अंदर लगी बहुत छोटी चौड़ाई की रेल की पटरियों को देख रहा था जो रनवे वाली सुरंग के हॉल में खात्मे के करीब ही एक पटड़ी में शामिल हो जाती थी और वो पटड़ी एक सुरंग में चली जाती थी। हमने जो टाइम टैंकर वाले बमों में सेट किया था उसमें अब सिर्फ 9 मिनट बाकी थे। कैसर ने सरगोशी में मुझे कहा कि ये पटड़ियां यकीनन जहाजों में बम लादने वाली ट्रॉलियों के लिए बनी हैं और सुरंग में दाखिल होने वाली पटड़ी आर्सेनल यानी असलहा खाने को जाती है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो न माना और उस सुरंग में दाखिल हो गया और मैं टैंक वाली सुरंग से बाहर जाने को चल पड़ा। कैसर ने सुरंग में क्या किया ये उसी से पूछिए। कैसर ने बताया कि मैं वक्त की कमी के बायस सुरंग में दाखिल होकर भागने लगा। ये पटड़ी एक जगह खत्म हो जाती थी। वहां भी एक बड़ी सुरंग जिसमें ट्रक आ सकते थे बनी हुई थी। जहां पटड़ी खत्म होती थी वहां तरतीब से मुख्तलिफ साइज के बम और रॉकेट सैकड़ों की तादाद में पड़े थे जिनकी निगरानी पर एयरफोर्स के 2 गार्ड और एक अफसर था। तीनों ने ओवरऑल पहन रखे थे। दोनों गार्ड मुसल्ला थे जबकि अफसर के पास जाहिरी तौर पर हथियार नजर न आता था। ओवरऑल की वजह से मुझे गार्ड्स तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हुई। मैं एक गार्ड के करीब गया और इंतहाई फुर्ती से खंजर से उसकी शहरक काट दी। बम पर मैंने सिर्फ 10 मिनट का वक्फा सेट किया था। मैंने बैक वक्त अपना बमों के स्टॉक के साथ रखा और गार्ड की स्टेन गन उठाई। इस सारे वाक़े का दूसरे गार्ड को उस वक्त पता चला जब मैं उसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था। मैंने उसे भी खंजर से जहन्नम वासिल किया। उनके अफसर ने दूसरे गार्ड का हशर देखकर अपने ओवरऑल की जिप खोलकर वर्दी में से पिस्तौल निकालना चाहा। पिस्तौल को वो अभी पूरी तरह से निकाल भी न सका था कि मैंने स्टेन गन से उस पर 3-4 गोलियां चलाकर उसे वहीं ढेर कर दिया और खुद उस बड़ी सुरंग के थाने की तरफ भागना शुरू कर दिया। सुरंग में स्टेन गन चलने की आवाज कई गुना बढ़ गई थी लेकिन कोई आवाज की समत का तयन न कर सका था। थाने पर 2 पहरेदार खड़े थे। मुझे ओवरऑल पहने और हाथ में स्टेन गन लिए देखकर वो मुझे अमले का ही एक फर्द समझे और मुझसे पूछने लगे कि अंदर गोलियां चलने की आवाज कैसी थी। इतनी देर में मैं भागने की वजह से अपने फूले हुए सांस पर काबू पा चुका था। मैंने उन्हें कहा कि क्या तुम्हें अभी तक खबर नहीं हुई? वो दोनों सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखकर बैक वक्त बोले, नहीं कोई खबर नहीं, और मैंने उन पर स्टेन गन की गोलियां दाग कर उन्हें अंदरूनी खबर दे दी। सड़क के दहाने के करीब ही हबीब मेरा मुंतजिर था। हमने ट्रकों और जीपों की पार्किंग की तरफ दौड़ लगाई। अभी हम उस पार्किंग के नजदीक ही पहुंचे थे कि हमें पहला धमाका सुनाई दिया। हम भागम भाग पार्किंग में खड़े एक ट्रक की तरफ पहुंचे और ट्रक में बैठने ही लगे थे कि दूसरा धमाका और उसके साथ ही तीसरा धमाका हुआ और फिर तो धमाकों और शोलों का सिलसिला बंध गया। मैंने ट्रक में चाबी न होने की वजह से उसके डैशबोर्ड से तारें निकाली और उन्हें जोड़ ही रहा था कि ट्रक थरथराने लगा। जमीन हिल रही थी। ये ऑयल टैंक या आर्सेनल में बमों के फटने की वजह से थी। हमने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वापसी के लिए रवाना हुए। अचानक कानों के पर्दे फाड़ने वाला एक इंतहाई शदीद धमाका हुआ। ये धमाका गालिबन हिद्दत से आर्सेनल में रखे बमों के बैक वक्त फटने से हुआ था। उस धमाके ने जमीन को ऐसे झंझोड़ा कि हमारा ट्रक कई फुट हवा में उछला। बड़ी मुश्किल से मैंने स्टीयरिंग पर काबू रखा। अभी हम सड़क के मोड़ के उस हिस्से तक नहीं पहुंचे थे जहां सुरंगें आंखों से ओझल होती थीं कि तीनों सुरंगों से बैक वक्त आग के शोले निकले। जमीन मुसलसल थरथरा रही थी और धमाकों का सिलसिला जारी था। आग की हिद्दत हमें ट्रक में भी महसूस हुई। मैंने ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। पहले बैरियर को तेज रफ्तार ट्रक ने तोड़ दिया। मेस और कॉलोनी के रिहायशी जमीन हिलने और धमाकों की वजह से बाहर आ गए थे। मैं ट्रक के एक्सेलरेटर को दबाए जा रहा था और दूसरा बैरियर भी ट्रक से तोड़ते हुए हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकल आए। आगे आए तो 2 शाखे के करीब आप इंतजार में खड़े थे। हबीब ने कहा, सर आपने आग के शोले और धुएं की जो बुलंदी देखी थी वो असल का उशरे अशीर भी न थी,
क्योंकि दरमियान में पहाड़ था। जो कुछ हमने देखा वो तो क़यामत सुग़रा थी। इस शिद्दत की आग थी कि इंसानों समेत हर शय यकीनन राख का ढेर बन गई होगी। यहाँ मैं आपको एक अजीब हकीकत बताना चाहता हूँ। इस मिशन में कामयाबी और हीरो बनने का सेहरा हबीब कैसर के सर पर और कैसर हबीब के सर पर बांधने की कोशिश कर रहा था। दोनों का ये कहना था कि दूसरे के बगैर ये मिशन कभी कामयाब ना हो सकता। उन दोनों ने फिल हकीकत अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे चीफ से लेकर हर मुतल्लिका फर्द के अधूरे ख्वाब को पूरा किया था। हमारी शाबाश और तारीफ के अलावा पाकिस्तान से इस मिशन की कामयाबी की तस्दीक के बाद इन दोनों को खुसूसन और मिशन में शामिल साथी लड़कों और मुझे जो इनाम मिला उसके मुतालिक सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम सब की तवक्को से कहीं ज्यादा था। सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात पर था कि भारतीय हुकूमत और एयरफोर्स ने इस तबाही को बिल्कुल दबा दिया। हम सब अखबार एक हफ्ते तक खंगालते रहे, लेकिन इतने बड़े वाक़े की कोई खबर किसी अखबार में मौजूद न थी। सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक इदारिया द मैस फायर इन माउंटेन के उन्वान से शाया किया, जिसमें हवाई अड्डे पर तबाही का जिक्र बड़े मोहतात अंदाज में किया गया था। इसकी यकीनी वजह यह थी कि इस वाक़े की तशहीर करने से भारत खुद अपनी नाअहल सिक्योरिटी को तस्लीम करता और अपने मुंह पर खुद तमाचे मारता। भारत की तो खूह में ही है कि अपनी गलती को कभी तस्लीम नहीं करता और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। कश्मीर में अब 9 लाख से ज्यादा भारतीय फौज की मौजूदगी को भारत का सही इकदाम करार देना, जूनागढ़ और हैदराबाद पर इसलिए कब्जा करना कि वहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है और कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को नजरअंदाज करके उस वक्त के भारतीय महाराजा हरि सिंह के इल्हाक को वजह बनाकर और कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को नजरअंदाज करके उस वक्त के भारतीय महाराजा हरि सिंह के इल्हाक को वजह बनाकर कब्जा करना भारतीय ज़हनियत की भरपूर और उम्दा अक्कासी की बेहतरीन मिसालें हैं। शाम तक मैं साथियों के घर बैठा रहा और हम इस जानलेवा मिशन की तकमील और मुकम्मल कामयाबी के मुताल्लिक बातें करते रहे। साथियों के घर में अक्सर जाता था और नजीर पर हमारी मेजबानी का बोझ पड़ता था। मैंने कई बार नजीर को इस बिला वजह की मेजबानी से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार कतई इनकार कर दिया। गोरखपुर से वापसी पर हम गुज़श्ता 24 घंटे से उसकी मेजबानी से फैज़याब हो रहे थे। शाम को सबसे रुखसत होकर मैं और कैसर सड़क पर आ गए। हम दोनों ने अपने अपने सूटकेस 2 टैक्सियों में रखे और कैसर अपने घर और मैं अपने होटल को रवाना हुआ। होटल में मेरे लिए कई रोज पहले का कर्नल शंकर का पैगाम मौजूद था कि मैं उसे फौरी मिलूं। अगली सुबह मैंने पाकिस्तान जाने वाली डाक के लिए इस मिशन की मुकम्मल रिपोर्ट लिखी, जिसमें यह भी लिखा कि भारतीय हुकूमत ने इतने बड़े हादसे को बिल्कुल दबा दिया है और इस हादसे के मुताल्लिक किसी भी अखबार में कोई खबर शाया नहीं हुई। अगले रोज ट्रांसमीटर पर राब्ते के वक्त मैं साथियों के घर चला गया। मुकर्रा वक्त पर पाकिस्तान से राब्ता हुआ तो नंबर 2 ने निहायत मुख्तसर पैगाम दिया कि ग्रुप लीडर और दोनों साथी वापस आ गए हैं और ग्रुप लीडर यहाँ मौजूद है। उसके जवाब में पाकिस्तान से मुझे हिदायत की गई कि तफसीली रिपोर्ट डाक के जरिए भेजूं। मजीद ये कि नए रास्ते से डाक लाने ले जाने वालों में से कुछ बॉर्डर पर पकड़े गए हैं, इसलिए पहले रास्ते से पहले वाले कोरियर से आइंदा जुम्मे को शाम 4 बजे उस कोरियर से आखिरी मर्तबा के कॉन्टैक्ट स्पॉट पर मिलूं। लाहौर के रास्ते आने वाले कोरियर अगर दिखाई दें तो उनकी नजरों में ना आऊं, क्योंकि वो दुश्मन की हिरासत में है। कैप्टन अरशद से मुलाकात के दौरान मेरे जिन साथियों को उन कोरियर्स ने देखा है वो भी उनकी नजरों से बचें। पाकिस्तान से हमें ट्रांसमीटर पर मुफस्सल हिदायत मिलती थी और भारतीय इंटेलिजेंस यकीनन इस फ्रीक्वेंसी पर उन्हें कैच करती होगी। पाकिस्तानी ट्रांसमीटर का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, खतरा सिर्फ हमारे ट्रांसमीटर से पैगाम भेजते वक्त था। लिहाजा हम अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए ट्रांसमिट करते थे। इस मुख्तसर वक्त में हमारे ट्रेस होने का कोई इम्कान न था। गोरखपुर के मुतालिक हमें जो मालूमात आइंदा 2 माह में हासिल हुई उन्हें तसलसल की गरज से यहाँ बयान कर रहा हूँ। मुख्तलिफ जराए से, जिनमें कर्नल शंकर भी था, मुझे मालूम हुआ कि गोरखपुर के मरकजी शहर होने की वजह से उस खुफिया अड्डे को गोरखपुर का अड्डा कहा जाता था। हालांकि ये दर हकीकत गोरखपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर महिंदवाल के करीब बनाया गया था। इस अड्डे का रनवे महिंदवाल की तरफ था और रिहायशी कॉलोनियां और मेस वगैरह पहाड़ की उस जानिब गोरखपुर की तरफ थे। सुरंगें भी महिंदवाल की जानिब थीं। इस अड्डे से टेक ऑफ के बाद जहाज तरबियती और रूटीन परवाजों के लिए उड़ते थे। ये मुस्तनद इतलात भी मिली कि हमारी कार्रवाई की वजह से पहाड़ के अंदर मौजूद तमाम लोग, जहाज और असलहा राख का ढेर बन गया है। इस हादसे की वजह का तायुन करने के लिए आला सतह के कमीशन बनाए गए, लेकिन कोई कमीशन भी किसी हतमी नतीजे पर न पहुंच सका। ये हवाई अड्डा तबाही के बाद करीबन 3 साल तक बंद रहा। ये सब बातें मुझे बम्बई, नेपाल और पाकिस्तान वापस पहुंचने पर मालूम हुई।
आइंदा जुम्मे को मुझे पहले वाले कोरियर से मिलना था। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के उस शुमारे के कई पर्चे खरीद लिए ताकि पाकिस्तान भेज सकूं। इस मिशन की मुफस्सल रिपोर्ट भी तैयार की। हमारी दिल्ली से गैर मौजूदगी के दौरान यशवंत से जितनी डाक मौसूल हुई थी उसे भी दिल्ली में रह जाने वाले साथियों ने तैयार कर रखा था। इस बार हमारी डाक का पैकेट खासा बड़ा था। मैं जुमेरात को कर्नल शंकर से मिलने गया। हस्बे मामूल उसने सर्विसेज क्लब के लॉन में महफिल सजा रखी थी। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने उसे बताया कि मैं अपने कारोबारी सिलसिले में बंबई गया हुआ था। मेरी दिल्ली से गैर हाजिरी के दौरान उसका होटल में भेजा हुआ पैगाम वापसी पर मिला, सो मैं हाजिर हो गया हूँ। कर्नल शंकर जो अपनी कुर्सी पर नीम दराज था मेरी बात खामोशी से सुनता रहा। मैंने बात खत्म की तो वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और सरगोशी के अंदाज में बोला, क्या गोरखपुर गए थे? कर्नल शंकर की जबानी गोरखपुर का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हवास पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मैं खामोश टिकटिकी बांधे चंद लम्हे उसे देखता रहा। यकीनन कर्नल शंकर ने भी मेरी इस हवास बाख्तगी को महसूस किया होगा। उसने ठंडे पानी का ग्लास मेरे सामने रख दिया जिसे मैं गटागट पी गया। हवास जरा बहाल हुए तो कर्नल शंकर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखी। मैंने हवास मुज्तमा करते हुए जवाब दिया कि मैं बंबई से वापसी पर गोरखपुर भी गया था, मुझे वहां अपनी चाय मुतारिफ करवानी थी। मैंने उसे जवाब तो दे दिया लेकिन मेरी जबान लड़खड़ा रही थी। मेरी इस हालत को कर्नल शंकर गहरी नजरों से देख रहा था। उसने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया और उसी सरगोशी के लहजे में बोला, तुम विनोद हो या नवीद मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरे लिए तो तुम सिर्फ विनोद हो। जो काम भी करो पूरी एहतियात और देखभाल से करो। ये कहकर वो चुप हो गया और अपने लिए नया जाम बनाने लगा। कर्नल शंकर के इस फिक्रे ने मेरी बड़ी मुश्किल से बहाल किए हुए हवास फिर दरहम बरहम कर दिए। मेरे दिलो दिमाग में जबरदस्त हलचल मची हुई थी। मेरे लिए उसकी बातें इंतहाई गैर मुतवक्के थी। मैं एक ऐसे मुजरिम की तरह उसके सामने बैठा था जिसके जराइम यकलख्त बेनकाब हो चुके हों और वो अपनी सजा सुनने का मुंतजिर हो। कर्नल शंकर मेरी इस हालत से खासा महसूस हो चुका था। उसने अपना असल लबो लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मुझे एक ऑफिशियल काम से गोरखपुर जाना पड़ा था और मैंने तुम्हें वहां देखा था। तुम्हारे साथ 2-3 और आदमी भी थे। मैं जीप में छावनी जा रहा था इसलिए ठहर न सका। मैं गोरखपुर में 2 रोज रहा और वापस दिल्ली आ गया। कर्नल शंकर ने अब वही पहले वाली हंसी मजाक की बातें शुरू कर दी। मैं नीम दिली से उसका साथ देता रहा लेकिन मेरे दिमाग में उसके कहे हुए अल्फाज मुसलसल गूंजते रहे, तुम विनोद हो या नवीद, और जो काम भी करो पूरी एहतियात और देखभाल से करो। ये बड़े वाज़े और साफ अल्फाज मेरी असलियत और असल काम का उसे इल्म हो जाने का मतलब लिए हुए थे। दौरान गुफ्तगू कर्नल ने शायद मेरी बदहवासी को दूर करने के लिए फिर गोरखपुर का जिक्र शुरू कर दिया। बोला, विनोद क्या तुम्हें मालूम है कि गुज़श्ता दिनों गोरखपुर में क्या हादसा हुआ? मेरे नफी में सर हिलाने पर उसने कहा, वहाँ एयरफोर्स के एक खुफिया हवाई अड्डे पर अचानक आग भड़क उठी जिसने जहाजों, असलहा खाने और ऑयल टैंक्स को भी आनन फानन अपनी लपेट में ले लिया और 200 से ज्यादा एयरफोर्स पर्सनल्स के हमरा सब कुछ जल कर राख हो गया। उस हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि तखरीबकारी का जर्रा भर भी इम्कान न था। ऐनी शहादत देने को भी कोई जिंदा न बचा। सिर्फ एक ट्रक हादसे से निकल सका जो 2 सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ता हुआ रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आया। सिर्फ उसका ड्राइवर उस हादसे का ऐनी शाहिद था लेकिन अपनी हवास बाख्तगी में ट्रक पर कंट्रोल न रख सका और ट्रक खड्ड में लुढ़क गया और ड्राइवर समेत जल कर राख हो गया। यह हादसा यकीनन एयरफोर्स क्रू की गफलत की वजह से पेश आया है। कर्नल थोड़ी देर को चुप हुआ और फिर सवालिया अंदाज में बोला, एक बात ऐसी है जो इस हादसे को तखरीबकारी का नतीजा करार दे सकती है। हादसे के बाद गोरखपुर के 2 आदमी हवाई अड्डे वाली सड़क पर बेहोश पाए गए। उनके बयान के मुताबिक उसी रोज उनकी गाड़ियां पिस्तौल दिखाकर छीनी गई थीं और उन्हें सरों पर जरब पहुंचाकर बेहोश कर दिया गया था। दोनों गाड़ियां छीनने वालों को वो अच्छी तरह से देख न सके। उनके बयानात से सिर्फ एक क्लू मिला है कि उनमें एक आदमी गोरा चिट्टा और लंबे कद का था। कर्नल ये बताकर फिर चुप हो गया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो गालिबन मेरी परेशानी से लुत्फानंदोज हो रहा था। फिर अचानक बोला, विनोद क्या ये अजीब इत्तेफाक नहीं कि तुम भी गोरे चिट्टे और लंबे कद के हो और हादसे के दिनों में गोरखपुर में ही थे? मेरे लिए अब खामोश रहना मुहाल था। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कर्नल साहब अगर आपको मुझ पर शक है तो फिर मुझे पकड़वा क्यों नहीं देते? कर्नल खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि तुम वो गोरे चिट्टे और लंबे आदमी नहीं हो जिसका जिक्र दोनों कार मालिकान ने किया है। भारत में ऐसी मुशाबहत तो हजारों लाखों में हो सकती है। मैंने तो महज मजाक
इत्तफाकन ये बात कही थी। हेडक्वार्टर्स में इस हादसे की जो रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने इन रिपोर्ट्स की बिना पर तुम्हें सब वाकया बताया है। एयरफोर्स वालों ने तो अपनी नाअहलियत और कमजोर सिक्योरिटी को छुपाने के लिए इस हादसे की खबर और तफसीलात को दबा दिया है। तुम्हें आगाह करने के लिए ये तफसीलात तुम्हें बताई हैं। उसके बाद कर्नल ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। जब 2 घंटे के बाद मैंने कर्नल से इजाजत चाही तो उसने उठकर हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए फिर सरगोशी में कहा, मैंने तो ये बातें तुम्हें इसलिए बताई हैं कि तुम्हें हादसे में होने वाले नुकसान का पूरा अंदाजा हो जाए। कर्नल ने अपना चेहरा मेरे कान के करीब करते हुए फिर सरगोशी में कहा, आइंदा कभी गोरखपुर मत जाना और न वहां जाने का किसी से जिक्र करना। मैं कर्नल से रुखसत होकर वापस होटल आ गया। मेरे दिलो दिमाग में मची हलचल में इजाफा हो चुका था। उसी के बायस मैं सारी रात सो न सका। कर्नल की बातों ने मुझे बिल्कुल एबनॉर्मल कर दिया था। कर्नल शंकर से इस यादगार मुलाकात के बाद मैं अक्सर उसे मिलता रहा, लेकिन गोरखपुर के हादसे का उसने फिर कभी जिक्र न किया। कर्नल के किरदार के मुतालिक मैं जितना सोचता उतना ही कंफ्यूज होता जाता। मैं कभी उसके सही किरदार का तायुन न कर सका। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप तक़सीम हिंद से पहले लाहौर में कर्नल शंकर की मोहब्बत में नाकामी, 1965 की जंग में लाहौर की मुहाफिज रानी और शेरनी तोपों की लोकेशन मालूम हो जाने के बावजूद अपने तोपखाने को न बताने और अब मेरे साथ इस गुफ्तगू के तनाजुर में आप कर्नल शंकर के किरदार को हतमी शक्ल देने के लिए अपनी आरा से मुस्तफीद करें। मैं जाती तौर पर आपका मशकूर हूँगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।